हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अमित गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आपके प्यारे से चैनल पे पहली वीडियो जिसका नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस को वन शॉट में आपको कंप्लीट कर दूंगा और जिस भी बच्चे पे ये चैनल पहुंचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा। पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री, फिजिक्स हम एक साथ आप लोगों के लिए लेके आने हैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में और वन शॉट चीजों को डालेंगे। साथ में आपको क्वेश्चंस वोश्चन सब कुछ कराया जाएगा, पैरल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और जिस भी बच्चे ने हमारा एप्लीकेशन पंकज स्टडी सेंटर डाउनलोड नहीं किया वो फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको पंकज स्टडी सेंटर का, फटाक से उसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि आपको दिख रहा है ये चैनल जो है आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री बाय अमित गुप्ता, उसमें आपको अभी रिसेंटली में केमिस्ट्री की वीडियोस मिलेंगी और उसके बाद आपको केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायो हो, ए टू जेड इंग्लिश मीडियम में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ए टू जेड आपको किस में प्रोवाइड कराया जाएगा, इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये इस चैनल की पहली वीडियो है। ठीक है बेटा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी करे। ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कंप्लीट चैप्टर सॉल्यूशंस 30 मिनट्स में, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए व्हाट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस होते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर। दो या दो से ज्यादा चीजों का मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, सबको पता है। ठीक है ना, तो आप लिख लेंगे इसको मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। दो या दो से ज्यादा चीजों को जब मिलाया जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक बीकर है, इस बीकर में आपने पहले डाला क्या, आपने डाला पानी, क्या डाला, वाटर। फिर वाटर के साथ में ही आपने डाला इसके अंदर शुगर, चीनी डाल दी। ठीक है, और साथ में आपने डाल दिया तो सॉल्ट। तो ये कितने चीजों का हो गया, दो से ज्यादा चीजों का। लेकिन अगर आप यहां पे सॉल्ट नहीं डालते तो शुगर और चीनी भी मिलके क्या बनाते, आपका एक सॉल्यूशन बना देते। क्या बना देते, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को डिफाइन करना बहुत आसान है। ठीक है, और जिस भी बच्चे को वीडियो अच्छी लगे आराम से बच्चे उसको शेयर करिएगा। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी, नो परेशानी। ठीक है, चलिए ओके। दो या दो से ज्यादा चीजों का जो मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। बहुत आराम से डेफिनेशन है। आपको मैं यहां पे तीन तरीके के डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा सॉल्यूशंस की, तीन तरीके के सॉल्यूशंस बताऊंगा। होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, सस्पेंशन, ईटीसी आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आपको पढ़ाया जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, आपको पढ़ाया जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पढ़ाया जाएगा टर्नरी एंड एक होगा पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं पहले इसको समझ लीजिएगा। अच्छा, ये समझने से पहले एक चीज और बैक करके मैं आपको समझा देता हूं कि जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में दो ही, सॉल्यूशन हमेशा दो ही चीजों से मिलकर बनता है। दो ही चीजों का कहने का मतलब बस दो चीज नहीं मिलानी, समझिएगा। एक होता है उसके अंदर सॉल्यूट होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट। एक क्या होता है, सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है उसको मैं बी से दर्शाऊंगा, शो करूंगा, और ए से मैं सॉल्वेंट को शो करूंगा। ठीक है, सॉल्वेंट को ए से। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, सॉल्यूट को समझ लीजिए। सॉल्यूशन के अंदर जो कम मात्रा में पाया जाएगा उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे। प्रेजेंट विद मिनिमम अमाउंट, उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूट। और अगर सॉल्यूशन में जो भी चीज ज्यादा मात्रा में हो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। प्रेजेंट विद मैक्सिमम अमाउंट, उसे क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट। इसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। ठीक है ना, एक चीज को याद रखिएगा, वाटर जो होगा, H2O जो होगा, वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, यूनिवर्सल। वो कोई भी सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उससे वो कम हो या ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा जहां भी मिले आपको क्या, पानी हमेशा आपका क्या रहेगा, एक सॉल्वेंट रहेगा। उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, किसको, वाटर को।
वाटर को। जहां भी मिले पानी उसको मान लीजिएगा कि वो क्या है, हमेशा एक सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। परेशानी नहीं 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 नहीं, नहीं। चलिए ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जो दो चीजों से मिलकर बनते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ, तो दोज सॉल्यूशंस विच आर made up by one solute and one solvent। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलके बनने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं? हमेशा बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप इन चीजों को समझिए कि पानी के अंदर अगर आप चीनी को घोल देंगे, पानी के अंदर अगर आप किसको? चीनी को घोल देंगे, तो वो पानी और चीनी है, तो पानी उसके अंदर क्या हो गया? शुगर प्लस वाटर। तो वाटर जो हुआ इसके अंदर वो हो गया, आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया आपका शुगर, जो हो गया वो सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया? मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, मतलब दो चीजें हो गई, तो उसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जो कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट से मिलकर बनता है उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हम बात करें टर्नरी सॉल्यूशन की, तो इसके अंदर 3 सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, तो दो सॉल्यूशंस विच आर made up by दो सॉल्यूशंस विच आर मेड अप बाय वन सॉल्वेंट एंड टू सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, सॉल्यूट्स की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है ना, दो सॉल्यूशन विच आर मेड अप बाय वन सॉल्वेंट एंड टू सॉल्यूट्स उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? टर्नरी। अब पॉलिनरी क्या होगा? एक सॉल्वेंट और दो से ज्यादा सॉल्यूट होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे इसको अगर हम लिखा जाए, एग्जांपल इसका लिखा जाए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। इसका उदाहरण ये हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, अब पॉलिनरी सॉल्यूशन, जो दो सॉल्यूशन ऐसे लिख दीजिएगा, दो सॉल्यूशन जो एक सॉल्वेंट और दो से ज्यादा सॉल्यूट से मिलके बना हो। जैसे हम चाय बनाते हैं तो पानी डालेंगे तो उसके अंदर वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। उसके अंदर दूध डाला, नमक डाला, पत्ती डाली और मसाला डाला और भी इलायची डाली और बहुत तरीके की वैरायटीज ऑफ हम क्या बना सकते हैं? टी बनाते हैं। तो वो एक पॉलिनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि पानी तो डालना ही पड़ता है भाई। ठीक है, अगर कोई लोग बिन पानी का पीते होंगे फिर भी समझ लीजिए जो दूध डालते हैं दूध के अंदर पानी होता ही है। ठीक है ना, ओके। तो दोज सॉल्यूशंस which are made up by one solvent and more than two solutes, more than two solutes called polynory solution, उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ टी। ठीक है, तो उसमें क्या डाल देंगे? शुगर डाल देते हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है, मिल्क डाल देते हैं, टी लीव्स डाल देते हैं। टी लीव्स मतलब चाय पत्ती है ना, टी लीव्स डाल सकते हैं, वाटर डाल सकते हैं, ETC है ना। तो ये एक तरीके का इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो ये आपने पॉलिनरी, बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन पढ़ा। आगे पढ़ते हैं हम। एक पार्ट है हमारा, उसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाते रहेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन घटती रहती है। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन के अंदर, उसी वही कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से बता दीजिएगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। और हम 12वीं कक्षा की पढ़ रहे हैं, 12th क्लास का पढ़ रहे हैं, तो बेटा एक चीज याद रखिएगा कि 7 तरीके के आपको कॉन्सेंट्रेशंस पढ़ने हैं। क्या? 7 टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन 12th क्लास में 7 तरीके की आपको कॉन्सेंट्रेशंस पढ़नी है। पहली कॉन्सेंट्रेशन है आपकी पहली उसको बोलेंगे हम मोलैरिटी। क्या बोलेंगे? मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा आपका आता है मोलैलिटी, जिसको हम छोटे एम से डिनोट करेंगे। तीसरा आपका आता है मोल फ्रैक्शन, जिसको हम काय से डिनोट करते हैं, काय से। फिर फोर्थ आता है आपका मास परसेंटेज, ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ, फिर आता है सिक्स्थ, फिर आता है सेवंथ। फिफ्थ होता है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होता है? मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। क्या होता है? मास वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम परसेंटेज। फिर लास्ट जो है उसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। इसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीएम। क्या कहते हैं? पीपीएम। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख। 10 की पावर 6 होता है 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है? 10 की पावर 6 होता है। क्या होता है? 10 की पावर 6। क्या होता है? 10 की पावर 6। क्लियर है? कोई परेशानी? नो परेशानी। चलिए अब हम बढ़ते हैं, सबसे एक एक करके हम सारी कॉन्सेंट्रेशंस को पढ़ते हैं। इसको ये सारी कॉन्सेंट्रेशंस को हम पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। ये तो 8वां इसी में आ गया, ठीक है। 8वां तो है ही नहीं, खैर। चलिए यहीं पे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पहला लिख लेते हैं मोलैरिटी। क्या लिख लेते हैं? मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? ठीक है, मोलैरिटी। तो पहले समझिएगा कि मोलैरिटी है क्या। यहां पे हम उसकी स्टेटमेंट लिख देंगे। एक बीकर बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? एक बीकर, ठीक है। एक बीकर के अंदर क्या रखते हैं हम? 990 ml पानी रख देता हूं। 990 ml पानी, वाटर रख देता हूं, और ऊपर से मैं डाल देता हूं 10 ग्राम CaCO3 कैल्शियम। हम और भी डाल सकते हैं, ठीक है। बस सॉल्यूट और जो हम पढ़ रहे हैं ना सारे के सारे, ये किसके लिए? बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए। याद रखिएगा किसके लिए होगा ये? बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए। बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए ही होगा। किसके लिए होगा? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा, जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए हम ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं बेटा। परेशानी नहीं। ओके, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है, गुड बात है, बहुत चलिए। ओके, तो मोलैरिटी, एक बीकर लिया, उसमें 990 ml पानी डाला, उसमें 10 ग्राम CaCO3 डाल दिया। तो पानी तो आपको बता दिया गया था कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट ले लेते हैं। चलिए, गुड, बहुत अच्छी बात है। और CaCO3 जो है वो एक तरीके का सॉल्यूट हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे और मेरी बात मानेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पूरा सॉल्यूशन बना, इसको और इसको मिला के वो लगभग 1 लीटर बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा 1 लीटर बनेगा, और वो बनेगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि CaCO3 की डेंसिटी जो होगी वो अलग होगी, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी अलग होगी। तो मास वॉल्यूम इन दोनों का अलग अलग होगा, और इन दोनों को मिलाओगे तो ये पूरा का पूरा 1 लीटर नहीं बनेगा, लेकिन लगभग 1 लीटर बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसको मैं लेकिन मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, लगभग मान लेता हूं कि वो कितना है? 1 लीटर है या फिर 1000 ml है। 1 लीटर है या फिर 1000 ml है। 1 लीटर है या फिर 1000 ml है, ठीक है। मोलैरिटी होती क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को, सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास और मोलर मास। 10 सॉल्यूट का गिवन मास है, और CaCO3 का जब मोलर मास निकाल लेंगे तो गिवन मास अपन मोलर मास डिवाइड करके आ जाएगा क्या? आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को आप डिवाइड कर देंगे पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, तो आपका क्या आता है? मोलैरिटी। क्या आता है? मोलैरिटी। तो डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml of solution, 1000 ml of
सॉल्यूशन कॉल्ड मोलैरिटी। क्या बोलते हैं? कॉल्ड मोलैरिटी, उसे बोलते हैं बाबू क्या? मोलैरिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका मोलैरिटी का? ये NB, N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और B होता है क्या? सॉल्वेंट, सॉल्यूट। इसको डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं ml में तो ऊपर लगा देते हैं 1000। ठीक है, इसको खोल देते हैं। N को होता है नंबर ऑफ मोल्स और इसको हम खोल देंगे W अपॉन M में। W होता है आपका गिवन मास और M होता है आपका मोलर मास। तो ये हो जाएगा आपका WB अपॉन MB। ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 और वॉल्यूम हो जाएगा आपका किसके अंदर? ml के अंदर। किसके अंदर? ml के अंदर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। इसकी जो यूनिट्स होती हैं, इसकी जो यूनिट होंगी, यूनिट उसको लेते हैं हम क्या? ये हो जाएगा मोल और ये हो जाएगा लीटर। ये ml में नहीं है, ये 1000 लगाया तो लीटर में ही है, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। इस पूरे फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से वॉल्यूम जो होता है वो ऊपर नीचे होता है। तो मोलैरिटी एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे निर्भर करेगी क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम है। क्या है? तो इसको लिख लीजिएगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पे निर्भर करती है, टेम्परेचर पे निर्भर करती है, टेम्परेचर पे निर्भर करती है। ठीक है ना, तो ये आपका पार्ट है मोलैरिटी का। किसका? मोलैरिटी का। आप पढ़ते हैं मोलैरिटी, पढ़ते हैं मोलैरिटी। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को हम छोटे m से दर्शाते हैं। अब ये होता क्या है? मोलैरिटी क्या होता है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। आसान है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती मोलैरिटी के अंदर, इजी है सब कुछ, बहुत आसान है। ठीक है, क्या है? बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, ओके, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए मोलैरिटी होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास एक बीकर है, बीकर में ऐसे ही बोला मैंने कि आपने 1000 ml वाटर ले लिया। वाटर के बारे में एक चीज समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी कॉन्सेप्ट, डेंसिटी कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर, डेंसिटी कॉन्सेप्ट ऑफ किसका? वाटर का। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हल्की हल्की है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत लोगों को आसानी देती है। ठीक है, कैसे? पानी की ना डेंसिटी आप याद रखिए कि वो 1 होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। दुनिया में एक ही चीज है जिसकी डेंसिटी 1 है, वो है पानी। क्या है? पानी। ठीक है, डेंसिटी। अब एक चीज याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर ml। ठीक है, 1 ग्राम पर ml होता है, डेंसिटी की यूनिट होती है। अब मैं ऐसे बोलूं आपसे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो जिस चीज की डेंसिटी है उसी का हम क्या लेंगे? मास लेंगे, और वॉल्यूम भी क्या लेंगे? उसी का, मास ऑफ वाटर। उसी का हम क्या लेंगे? वाटर, वो भी लेंगे, वॉल्यूम भी लेंगे। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1 है, इसको डाल दीजिए 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मास को, वॉल्यूम जो है वो उधर ले जाऊंगा, इसको m सॉल कह दूं मैं। m सॉल मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या देता हूं? v सॉल। ठीक है, अब इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका v सॉल बराबर m सॉल। मतलब जितना आपका पानी का जितना मास होगा उतना ही वो आपका वॉल्यूम होता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ले रहे हैं वाटर के लिए 100 ml H2O बराबर होगा हमेशा 100 ग्राम H2O के, 100 ग्राम H2O के। ठीक है, इसको याद रखें, जितना आपका पानी है ml में उतना ही उसका क्या होगा? हमेशा मास होगा। उतना ही उसका क्या होगा? हमेशा मास होता है। उतना ही उसका क्या होता है? हमेशा मास होता है। परेशानी किसी को? ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन बताइएगा, आराम से बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे हम, कोई टेंशन नहीं होगी, पूरा का पूरा बोर्ड क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। 95 मार्क्स कहीं नहीं गए आप लोगों के बेटा। ठीक है, ओके, तो मैंने बोल दिया कि भाई पानी का जो मास और वॉल्यूम है वो सेम रहता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या रहती है? 1 ही रहती है। उसकी डेंसिटी 1 है तो उसका मास और वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो वाटर का 100 ml दे रखा है वो 1000 ग्राम पानी भी है, क्योंकि डेंसिटी उसकी क्या है? 1 है। यहां लिख देते हैं 1000 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 1000 ml ऑफ H2O। सही है,
अब इसके पीछे कोई रीजन पूछेगा, इसके पीछे अगर कोई रीजन पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, क्योंकि डेंसिटी जो है ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। ओके ना, बहुत परफेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, वही क्या देते हैं 10 ग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है। अब CaCO3 क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो हम इसका मोलर मास यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि पिछली बार नहीं लिखा था मोलर मास। वैसे इसका 100 होता है, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और 3 ऑक्सीजन है तो थ्राइस ऑफ 16, कितना हो जाएगा 100, और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है, ग्राम पर मोल, ठीक है, क्या होती है, ग्राम पर मोल। अब मोलैलिटी कैसे निकाला जाता है, मोलैलिटी निकाला जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देना है सॉल्वेंट के गिवन मास से। अब सॉल्वेंट कौन है, H2O। अब बोलोगे सर उसका तो वॉल्यूम दे रखा है, तो डेंसिटी 1 है तो उसका मास भी तो वही होगा, तो आपको क्या करना है, मोलैरिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड किससे कर देते हैं, आप डिवाइड कर देते हैं उसके सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। जब मोलैलिटी निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट के गिवन मास से डिवाइड करना है और आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो उसकी स्टेटमेंट जो होगी वो स्टेटमेंट आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है बेटा, आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है इसकी स्टेटमेंट। मैं आराम से लिखवा देता हूं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, परेशानी नहीं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर मतलब सॉल्वेंट, वाटर मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, वाटर मतलब सॉल्वेंट, वो उसकी क्या होगी, मोलैलिटी होगी। क्या होगी, मोलैलिटी, क्या होगी, मोलैलिटी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख के कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है आपका मोल फ्रैक्शन। क्या आता है, मोल फ्रैक्शन, मोल का फ्रैक्शन क्या आता है बेटा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम दर्शाते हैं काई से। जैसा कि हमें पता है कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा, इसको समझिएगा इस तरीके से, कुछ फ्रैक्शन को इस तरीके से आप लोग समझेंगे कि भाई ये एक पेन है एक तरीके का, ठीक है, ये 1 है अभी, अब मैं इसके फ्रैक्शन कर देता हूं, फ्रैक्शन मतलब हिस्से, टुकड़े कर देता हूं, तो इसको तोड़ दिया मैंने, एक बड़ा बना, एक छोटा बना, एक बड़ा बना, एक छोटा बना, और भी मैं इसके कर सकता हूं हिस्से, इसको पीछे से मैं खोल दूंगा तो 3 हिस्से हो गए। लेकिन सबको जब जोड़ोगे, जब सबको दोबारा जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा, वापस 1। मतलब फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे हमें किसी चीज का नहीं, मोल का फ्रैक्शन निकालना है, और मोल निकालना सबको आता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को लिख देता हूं, एक चीज याद रखिएगा कि काई ए और काई बी, ठीक है। काई क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ए क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब जैसे मुझे निकालना है काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दीजिएगा और नीचे रखने हैं आपको पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, पूरे सॉल्यूशन के क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये सॉल्यूशन 2 कैसे है, क्योंकि 2 ही लिखे हमने, ठीक है, क्या है, 2 ही है। अब काई ए जिसके नंबर ऑफ मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर, और नीचे आपको सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन में 2 ही चीज है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, ठीक है, डाल दिया। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि काई बी निकालना है तो ये हो जाएगा जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर और नीचे पूरे सॉल्यूशन का। ओके, परेशानी नहीं, परेशानी। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, पहले इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ऊपर भी मोल है और ये मोल और मोल, मोल को प्लस करोगे तो मोल ही आएगा, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, मोल कट जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। ये एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस कंसंट्रेशन है, क्या है, यूनिटलेस कंसंट्रेशन। जैसे मैंने बोला कि फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 होता है, तो अब यहाँ पे मैंने काई ए को लिख दिया है, काई बी को लिख दिया है, काई और काई बी को ऐड करके देखते हैं कि क्या आता है। क्या जो मैंने बोला कि फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 होता है, ऐसा आता है कि नहीं आता, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो सपोज कहते हैं, ठीक है, इफ वी ऐड काई ए
प्लस काई बी। काई ए कितना है, ये रहा, काई बी क्या है, ये रहा। तो ये हो जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। नीचे वाली जो चीज़ है उसे कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन ए प्लस एन बी, और ऊपर क्या बचा, एन ए प्लस एन बी, है ना। ओके, इससे ये कट गया तो बचा क्या, 1। तो आप ये समझ गए यहाँ पे कि काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। ठीक है, काय ए और काय बी क्या होते हैं, 1 होते हैं मिला के, है ना। फ्रैक्शंस का एडिशन हमेशा इतना ही होता है, क्लियर है, बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और अगर हम काई ए निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई बी हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और आपने 11th क्लास में इन कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ा होगा, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की यहाँ जरूरत है भी नहीं, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गुड, ठीक है, ओके ठीक है। याद रखिएगा कि ये एक यूनिटलेस कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपन मोलर मास, ये भी नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपन मोलर मास, ये भी गिवन मास अपन मोलर मास। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इसमें एक वॉल्यूम है ही नहीं, इसमें सारा का सारा मास है। मास होगा तो टेम्परेचर पे वो निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। पहला इसको याद रखिएगा, नोट में डाल के लिख देते हैं। ये यूनिटलेस कॉन्सेंट्रेशन है, यूनिटलेस कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है ये, यूनिटलेस कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, दूसरा पार्ट ये पहला ये हो गया। दूसरा यूनिटलेस कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्लियर ना। और इससे पहले वाला जो हमने देखा ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला लिखा। अच्छा, फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं इसको, कि मोलैलिटी जो है, नहीं लिखा ना, मोलैलिटी जो है वो NB अपॉन WA मतलब क्या होता है, गिवन मास। तो ग्राम में लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, ठीक है, मतलब केजी हो जाएगा। तो ये भी गिवन मास अपन मोलर मास, और ये भी क्या है, गिवन मास। तो मास है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और इसकी यूनिट आपको पता होगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो है, अब 3 कॉन्सेंट्रेशंस को एक साथ लेके चलते हैं। वो है आपका मास परसेंटेज, एक है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज, एक है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट्स में बांट देता हूं मैं, पहला और ये दूसरा, तीसरा अपने आप बढ़ गया, ठीक है। पहला क्या है आपका, ये है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। दूसरा है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। फिर है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ये 3 है आपके पास ना, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो जैसे इसको ना आपको स्टेटमेंट के तौर पे लिखना पड़ेगा, आप किस तरीके से इसको पढ़ेंगे उसको समझिएगा, ठीक है। ओके, सपोज ऐसे बोल देता हूं मैं कि 10% W बाय W मतलब वेट बाय वेट, ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब समझना ही पड़ना है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसमें मतलब कितना मास किसका है आप निकाल लेंगे। जैसे कि आपको पता है सॉल्यूशन है तो बाइनरी ही होगा, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट यहाँ पे दिखा दिया गया है, H2SO4 है, सॉल्वेंट नहीं दिखाया गया तो उसको मान लीजिए वो वाटर है, क्योंकि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहता है, आपका क्लियर है। पानी एक हमेशा क्या रहता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट रहता है आपका, ठीक है। तो इसको मानने में क्या लिखेंगे कि 10 ग्राम H2SO4, ये वाला जो होगा ना ऊपर वाला, ये किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए, और नीचे वाला जो है वो हमेशा सॉल्यूशन के लिए होता है। किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, ये वाला सॉल्यूट के लिए, ये वाला सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट लिखा है मैंने, सॉल्यूट, और ये नीचे वाला हमेशा सॉल्वेंट। तो ऐसे लिखेंगे 10 ग्राम ऑफ H2SO4, क्योंकि वो सॉल्यूट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ
सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो कितना ग्राम हुआ, 10 ग्राम, कितना ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। और सॉल्वेंट कितना हुआ, 90 ग्राम, कितना हुआ, 90 ग्राम, कितना हुआ, 90 ग्राम, कितना हुआ, 90 ग्राम। ये 10 ग्राम और ये कितना हुआ, 90 ग्राम। तभी तो मिला के सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 100 ग्राम आया, कितना है, 100 ग्राम आया, ठीक है ना, 100 ग्राम। इस तरीके से इसको भी आपको पढ़ना है। जैसे बोल दिया जाए कि 10% W/V, ठीक है। ये मास बाय मास, इसलिए मास बाय मास, ये मास बाय वॉल्यूम, मतलब ये बाई V है ना, ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, आप मालूम है कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे ऊपर ये तो आपको पता है सॉल्यूट का होगा, और ये किसका हो, सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वॉल्यूम में होगा तो 100 ml होगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 10 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको देखो, इसको कैसे लोगे, 10% V/V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, H2SO4 सॉल्यूशन। तो समझने की बात है कि किस तरीके से आप इस लो को समझ लेते हो, बस उतना ही है, और इसको आप इंप्लीमेंट कर लोगे आराम से, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होती, बहुत इजीली इसको बच्चा समझ जाता है। क्या लिखोगी, 10 ml ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं। तो ये 6 तरीके की कॉन्सेंट्रेशन को आप पढ़ चुके हैं। इस तरीके से सॉल्यूट सॉल्वेंट किसमें कैसे है, किसको कैसे लिखना है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत जानकार हैं, कोई परेशानी नहीं होती समझने में बच्चों को, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं लास्ट कॉन्सेंट्रेशन इसकी, ठीक है। क्या देखते हैं इसकी, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्या देखते हैं बेटा इसकी, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन। लास्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन, ओके। लास्ट कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं इसकी, कोई परेशानी नहीं है। जितना हो सके ना बच्चों को बताइए कि इस चैनल पे केमिस्ट्री की अभी क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश मीडियम की, शेयर करवाइए, जितना हो सके शेयर कराइए, ठीक है, क्लियर बेटा। और हमारा जो पंकज स्टडी सेंटर का जो एप्लीकेशन है उस पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पंकज स्टडी सेंटर का लोगो होगा PSC का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जाके, और जितना हो सके शेयर करिए। उस पर ना एक सूर्योदय बैच चल रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास पैसा कम होता है, ऐसे बच्चों के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है बेटा, ठीक है, परेशानी नहीं, परेशानी, ओके, चलिए गुड, ठीक है। अब जो लास्ट कॉन्सेंट्रेशन है, नाम है उसका पार्ट्स पर मिलियन, क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, PPM, क्या कहते हैं, PPM, पार्ट्स पर मिलियन, PPM कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, PPM, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। PPM क्या कहते हैं, PPP, ठीक है, PPM, ठीक है, PPM कहते हैं, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6, क्या होता है, 10 लाख, क्या होता है, 10 लाख, क्या 10 लाख होता है। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख, बोलिए जय श्री राम, 10 लाख, ओके, चलिए 10 लाख होता है, ठीक है। अब समझिएगा मैं चीज क्या कह रहा हूं, ठीक है। पहले आप परसेंटेज निकालते हैं किसी भी चीज की, तो आप उसका 100 पार्ट निकालते हैं, परसेंटेज 100 में आते तो 100 पार्ट। अब ये जो है आपका, ये आप वहां पे 100वां पार्ट निकालते हैं, यहाँ पे आप 1 लाख 10 लाखवां पार्ट निकालेंगे, उसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, कि 10 लाख में उसका कितना पार्ट है, 10 लाख में उसका कितना पार्ट है, 10 लाख में उसका कितना पार्ट है, इस तरीके से आप उसको निकालते हैं। आप समझिएगा चीज को, ठीक है, मैं करके दिखाता हूं आपको, परसेंटेज जैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल परसेंटेज जैसा ही है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं, समझिए, क्वेश्चन को समझिएगा, परसेंटेज जैसा ही बिल्कुल। अ सॉल्यूशन कंटेन्स, एक सॉल्यूशन है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम सॉल्ट, ठीक है, प्रेजेंट इन एक सॉल्यूशन बना जिसमें 10 ग्राम चीनी को मिलाया गया
10,000 ग्राम पानी के अंदर। मतलब इन दोनों में ना जो डिफरेंस होगा मास का वो बहुत ज्यादा होगा, ये समझ लीजिएगा। मास का जो डिफरेंस होगा इसके अंदर और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर वो बहुत ज्यादा होगा, तभी क्या निकलता है पार्ट्स पर मिलियन, तभी क्या निकलता है पार्ट्स पर मिलियन। अमाउंट का डिफरेंस होगा तभी पार्ट्स पर मिलियन को हम यूज करते हैं जनरली, ठीक है। आप समझिएगा मुझे क्या निकाल, और ये लिख दिया, फिर निकालना है कैलकुलेट द ppm ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ppm किसका निकालना है बेटा, ppm निकालना है सॉल्ट का। किसका निकालना है, सॉल्ट का। तो कैसे निकालेंगे पहले समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए ppm, ठीक है। परसेंटेज में आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10⁶ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए मास ऑफ सॉल्ट कितना है, 10 ग्राम है। मास ऑफ वाटर, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है तो क्या बोलेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, इतना ग्राम हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐड करने पे अगर आप देखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ वाटर में ज्यादा अंतर है नहीं। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट को यहां पे आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर ppm निकालूंगा, ppm ऑफ सॉल्ट इन सॉल्यूशन, तो कैसे निकालूंगा कि भाई अमाउंट बताओ, सॉल्यूट कितना है, सॉल्ट कितना है, 10 ग्राम है। क्या है, 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम। और पूरे सॉल्यूशन का मास कितना आया है, ये है 10010। और कितने पार्ट में निकालना है, 10⁶ में, 10⁶ में, 4 5 6। तो इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा वो ppm होगा। क्या ppm होगा, क्या होगा, ppm होगा। किसका, NaCl का, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरीके से आप ppm को भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तभी सॉल्व किया जाता है जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की क्वांटिटी में बहुत बड़ा क्या हो, अंतर हो। क्या हो, बहुत बड़ा अंतर हो, ठीक है ना, बहुत बड़ा अंतर हो। क्लियर है, परेशानी किसी को नहीं ना, चलिए ओके।